नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर आप पर होता है। बताते हैं आपको दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में क्या कुछ घट रहा है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में क्या हलचल चल रही है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है। सबसे पहले बात होगी अमेरिका की, जहां एक बार फिर से यूनिवर्सिटी कैंपस पर गोलीबारी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रोड आइलैंड राज्य के प्रोविडेंस शहर में स्थित प्रतिष्ठित आईवी लीग यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हुए हैं। इस हफ्ते अमेरिकी यूनिवर्सिटी कैंपस पर गन वायलेंस की दूसरी बड़ी घटना है। कुछ दिन पहले ही केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी फायरिंग हुई थी। अमेरिका में इस साल अब तक सैकड़ों मास शूटिंग हो चुकी है, जो गन कल्चर को लेकर एक नया विवाद पैदा कर रही है और सवाल उठा रही है। इसी के साथ बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में सिडनी की खबर की। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर भी हमला हुआ है। दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ है। रविवार के दिन भीड़ भाड़ वाले दिन में अचानक 2 हमलावर ऑटोमेटिक मशीन गन से वहां पर लैस होकर आए और पर्यटकों पर, ट्रेवलर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है। एक हमलावर मौके पर ही मार गिराया गया है, जबकि दूसरा हमलावर घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे हमलावर की तस्वीर भी सामने आ गई है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस हमलावर का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है और इसके घर पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। इस आतंकी हमले से दुनिया दहल गई है। बात करेंगे इस आतंकी हमले की भी, और ये भी बताएंगे कि पहलगाम में भी कुछ इसी अंदाज में आतंकी हमला किया गया था। इजराइल में भी जब हमास ने हमला किया था तो कुछ इसी ही अंदाज में इजराइल में भी आतंकी हमला किया गया था। तो क्या इन आतंकी हमलों में कोई कनेक्शन है, इस पर भी हम बातचीत करके इस खबर को जानने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे यूरोप की सीक्रेट तैयारी की। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और यूरोप के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ रही है कि रूस केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप के दूसरे देशों को निशाना बना सकता है। यूरोप के कई देश, खासकर नेटो सदस्य, अपने सुरक्षा उपाय बढ़ा रहे हैं और सीमा पर फौज की तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। वहीं रूस भी अपने सैन्य और राजनीतिक दबाव को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की जड़ में है जेफरी एप्स्टीन, और जेफरी एप्स्टीन का नाम अमेरिका की राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है, और यह तूफान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल से 19 फोटोज रिलीज किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और इसमें कई विवादित फोटोज भी हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें सामने आ रही हैं और उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। क्या एप्स्टीन फाइल के इस झंझावात से, तूफान से निकल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? कौन सी वो 19 फोटोज जारी की गई हैं जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की? जेफरी एप्स्टीन की अगर पूरी लाइब्रेरी की बात की जाए, फोटोज की बात की जाए, तो कहते हैं उनके पास तकरीबन 62,000 ऐसे फाइल्स और फोटोज हैं जो अमेरिका की राजनीति में तबाही और भूचाल ला सकते हैं। वहीं वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे हंगरी के प्रोटेस्ट की। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से तस्वीरें सामने आई है, जहां राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में हंगरी में एक बड़ा चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल सामने आया, जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बाल यौन शोषण के इस कांड को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। इसके चलते राजधानी बुडापेस्ट समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो क्या चल रहा है हंगरी में, यह भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की और देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क और वहां के एक विवादित कल्चर की, जिसका नाम है गन कल्चर। अमेरिका में एक बार फिर से गन वायलेंस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोड आइलैंड की एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, जिसके कैंपस में हमला हुआ है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही हमला हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची और मौके पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। गन कल्चर का ही ये हिस्सा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार गन कल्चर को लेकर भी सवालों में आ रहे हैं। बता दें आपको कि ये जो घटना हुई है रोड आइलैंड की प्रेस्टिजियस आईवी लीग यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में शनिवार दोपहर को अचानक से फाइनल एग्जाम के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया। इस हमले में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 9 बुरी तरीके से घायल हुए हैं। कैंपस को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस ने इस कैंपस को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन हमला करने वाला संदिग्ध फरार हो गया है और पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। गोलीबारी लगभग शनिवार को शाम 4 बजे स्थानीय समय के मुताबिक हुई है। बता दें आपको कि
बैरस और एंड होली इंजीनियरिंग और फिजिक्स भवन के अंदर ये गोलीबारी हुई। कहा जा रहा है यहां पर उस वक्त फाइनल एग्जाम जारी था, यहां पर स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्टिव शूटर अलर्ट जारी किया, छात्रों को दरवाजे बंद रखने, फोन को साइलेंट करने और सुरक्षित स्थान पर छिपने के निर्देश दिए। प्रोविडेंस पुलिस के डिप्टी चीफ टिम ओहारा ने बताया कि एक संदिग्ध पुरुष है जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, वो पैदल ही मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध बिल्डिंग में कैसे दाखिल हुआ यह भी साफ नहीं है, लेकिन वो होप स्ट्रीट की ओर से बाहर निकला है। फिलहाल उसके पास कोई तस्वीर या पहचान पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने बताया कि अब तक कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन साफ है कि फायरिंग में मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। किस तरह का हथियार था इस बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर संभव संसाधन का इस्तेमाल कर संदिग्ध को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अमेरिका में क्या अब गन कल्चर को खत्म कर देना चाहिए? क्या अमेरिका में हथियार रखने की आज़ादी को खत्म करने का वक्त आ चुका है? अगर साल 2024 से 2025 के ही अगर प्रमुख शूटआउट को देखा जाए, जो बड़ी घटनाएं रही हैं गन कल्चर को लेकर या मास शूटिंग को लेकर, उसमें क्या क्या तस्वीरें सामने आई है, कहां कब ये घटना हुई है, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी की बात, जिसकी खबर मैं अभी आपको बता रहा था। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 छात्र इसमें घायल हुए हैं। 11 दिसंबर 2025 लीलैंड मिसिसिपी हाई स्कूल फुटबॉल मैच के बाद गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा घायल हुए। 20 अक्टूबर 2025 ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के रेजिडेंस हॉल में गोलीबारी हुई। यहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी थी, छात्र समेत 3 लोग घायल हो गए। 27 अगस्त 2025 मिनियापोलिस कैथलिक स्कूल में प्रार्थना करते बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग यहां पर घायल हुए। अब 2024 की तस्वीर भी आप देख लीजिए। 29 अप्रैल 2024 चार्लेट में उत्तरी कैरोलिना का शहर भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे अधिकारी। भगोड़े के साथ 4 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई इस मास शूटिंग में। 30 मई 2024 मिनियापोलिस में एक मास शूटिंग में 4 लोगों की जान चली गई, अधिकारी सहित 3 लोग घायल हुए। 21 जनवरी 2024 यहां पर इलिनॉइस में हमलावर ने 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की, 8 लोगों की मौत हो गई, 1 व्यक्ति घायल हुआ। हालांकि यहां पर क्या हुआ था कि शूटर ने बाद में खुद को ही गोली मार ली। तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, इसने गन कल्चर को लेकर अमेरिका में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग की घटना ने एक बार फिर से कैंपस की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, गन कल्चर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि उन्हें ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग की जानकारी दी गई है और एफबीआई मौके पर मौजूद है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संदिग्ध अभी हिरासत में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पुलिस ने पहले ही दिया गया बयान को बदल दिया था। घटना के बाद कैंपस और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। छात्र छात्राएं सुरक्षित स्थानों पर कई घंटों तक छिपे रहे और उन्हें वहां से कई घंटों तक बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं दी गई। अमेरिका में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं ने एक बार फिर से कैंपस सुरक्षा, गन कंट्रोल, गन कल्चर, हथियार रखने की आजादी पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। अमेरिका का नाम सामने आती दुनिया के सामने एक सच्चाई बार बार उभरती है। वो सच्चाई है इस देश में चलता गन कल्चर। ये गन कल्चर क्या है और ये कानून क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 1971 में हथियार रखने का अधिकार अमेरिका में लोगों को दिया गया। इस अधिकार में यह था कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति सीधे बाजार जाकर कहीं से भी बंदूक खरीद सकता है। इसे द गन कंट्रोल एक्ट के नाम से जाना जाता है। बंदूक बेचने वाली शॉप पर एक फॉर्म भरना होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद उसे बंदूक रखने की इजाजत मिल जाती है और यह प्रक्रिया महज 1 से 1.5 घंटे में पूरी कर ली जाती है। कोई भी अमेरिकी नागरिक राइफल या छोटे हथियार रख सकता है, जिसके बाद में अमेरिका में गन कल्चर तेजी से बढ़ता चला गया। देश की आबादी तकरीबन 33 करोड़ है, जबकि बंदूकें इस देश में लगभग 40 करोड़ हैं, यानी कि 1.33 का रेशियो है अगर हम पर अमेरिकी बात करें तो। अमेरिका में गन कल्चर लंबे समय से एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसकी जड़ें सीधे अमेरिकी संविधान से जुड़ती हैं, जो नागरिकों को गन यानी कि हथियार रखने का अधिकार देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी समाज में बंदूकों की मौजूदगी, हथियारों की मौजूदगी इतनी गहरी क्यों है? दरअसल इसके लिए कानूनी आजादी है।
संविधान में हथियार रखने का अधिकार दिया गया है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही हथियारों को स्वतंत्रता से, आजादी से जोड़ा जाता है। राजनीतिक दबाव भी है क्योंकि गन लॉबी बेहद ताकतवर है जो सख्त कानून को रोकती है। सुरक्षा का डर, लोग मानते हैं कि बिना बंदूक के वो खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और इसलिए उनके लिए गन जरूरी है। अमेरिकी संस्कृति का भी हिस्सा है। गन यहां खेल, शिकार और कलेक्शन का भी जरिया है। लोग अपने घरों में अलग अलग तरह के हथियार रखते हैं। अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर को लेकर, गन कंट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। हर बड़ी शूटिंग हादसे के बाद एक सख्त कानून बनाने की मांग उठती है, लेकिन राजनीति और ताकतवर गन लॉबी के आगे ये मांगे अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं। सवाल यही है, क्या अमेरिका में कभी गन वायलेंस पर लगाम लग पाएगा? अमेरिका जहां बंदूक रखना आजादी का प्रतीक माना जाता है, अब यही आजादी हर साल अमेरिका में सैकड़ों अमेरिकियों की जिंदगी लील रही है। स्कूल हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर चर्च, मास शूटिंग अब अमेरिका की एक ऐसी सच्चाई बन चुकी है जिससे अमेरिका भी इनकार नहीं कर सकता है। हर हादसे के बाद देश शोक में डूब जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और फिर उठती है गन कल्चर को खत्म करने की मांग। डेमोक्रेट पार्टी लंबे समय से सख्त कानून की समर्थक रही है। उनकी मांग है कि असॉल्ट राइफल्स पर बैन लगाया जाए, बैकग्राउंड चेक को सख्त किया जाए और हाई कैपेसिटी मैगजीन पर रोक लगाने की बात कही जाती है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी और गन लॉबी का तर्क यह है कि यह बंदूक समस्या नहीं है, यह गलत मानसिकता की समस्या है। अमेरिका की ताकतवर गन लॉबी एनआरए हर सख्त कानून का विरोध करती रही है और चुनावी चंदे के जरिए राजनीति पर गहरा असर भी डालती है। नतीजा यह होता है कि हर त्रासदी के बाद बहस जरूर होती है, लेकिन कोई ठोस बदलाव नहीं आता है। आज भी अमेरिका दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ सुरक्षा की मांग है ऐसी घटनाओं से जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस में देखने को मिली है, तो दूसरी तरफ उठता है आजादी का सवाल। और इस टकराव में बीच में फंसते हैं अमेरिका के आम लोग, आम अमेरिकी नागरिक, जिनकी जानें हर साल जाती हैं। क्योंकि अमेरिका में बंदूकों की बिक्री खुलेआम है और चर्चा में भी है। साल 2024 में गन सेल्स में भले ही हल्की गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन आंकड़े अब भी चौंकाने वाले हैं। चुनाव, सामाजिक अस्थिरता और सुरक्षा की चिंता, ये सभी कारण अमेरिका में हथियारों की खरीद को लगातार प्रभावित करते रहे हैं। साल 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अमेरिका में करीब 16.17 मिलियन बंदूक पाई गई, यानी कि 1.61 करोड़ बंदूकें बेची गई। यह आंकड़ा 2023 की तुलना में लगभग 3% कम जरूर है, लेकिन हथियारों की बड़ी संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं अगर पीछे देखें तो साल 2020 वो साल था जब अमेरिका में बंदूकों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि यह साल था कोविड-19 महामारी का। लोगों की नौकरी जा रही थी, सामाजिक अशांति थी, असुरक्षा का माहौल था और राष्ट्रपति चुनाव के माहौल के बीच उस साल अनुमानित 21.8 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 18 लाख बंदूकें बेची गई। जानकारों की माने तो अमेरिका में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं या बंदूक नियंत्रण कानून पर चर्चा शुरू होती है, लोग भविष्य में संभावित प्रतिबंध के डर से ज्यादा हथियार खरीदने लगते हैं। वहीं मास शूटिंग यानी कि बड़ी गोलीबारी की घटनाओं के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोग आत्मरक्षा के लिए बंदूकों को जरूरी बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंदूक नियंत्रण को लेकर मांग तेज हो जाती है और कहते हैं यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ऐसी सहूलियत को, ऐसी आजादी को बैन किया जाए। आर्थिक अस्थिरता और असुरक्षा की भावना भी लोगों को हथियार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि हथियारों की बढ़ती मौजूदगी सुरक्षा से ज्यादा खतरे को बढ़ावा दे रही है और नतीजा आपके सामने है। कम बिक्री के बावजूद अमेरिका में बंदूकों का चलन बहुत मजबूत है और यही वजह है कि गन कल्चर को कंट्रोल करना या बैन करना, इस पर बहस हर साल तेज होती जा रही है। यानी कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, अमेरिका खुद इस बात को लेकर भ्रम में है और कोई ठोस बहस या कोई ठोस चर्चा या कोई ठोस राजनीतिक कदम अमेरिका में इस गन कल्चर को लेकर नहीं देखी जाती है। लेकिन वर्ल्ड नाउ में बात उस खबर की जो गन कल्चर से भी एक कदम आगे है। एक बार फिर से मानवता पर, इंसानियत पर आतंकवाद का काला साया देखने को मिला है। आपको पहलगाम का अटैक याद होगा, आपको इजराइल का अटैक याद होगा जब हमास ने घुसकर हमला किया था। पहलगाम में आतंकियों ने घुसकर पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। अब कुछ यही तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। तस्वीर आप देखिए,
किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है और यहूदियों को निशाना बनाया गया है। ये इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है और यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और पूरी दुनिया इस हमले के बाद सख्ते में है, इस हमले के बाद परेशान है और एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। हमले के वक्त की तस्वीर आप देखिए, लोग अपने बच्चों को लेकर किस तरह से इस इलाके से भाग रहे थे, डरे सहमे यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बीच पर अफरा तफरी का माहौल था, बीच पर्यटकों से भरा हुआ था, लेकिन तभी हमलावरों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां से बीच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बीच से निकल पाते उससे पहले आतंकियों की गोलियों के शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। 2 हमलावर पूरी तरीके से लैस होकर आए थे। ये जो हमलावर है इसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। घायल होने के बाद इसके पैर में गोली लगी है और ये उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस व्यक्ति के घर पर फिलहाल रेड की गई है, छापा मारा गया है और साथ ही साथ यहां पर अब जो है इस मामले की जांच गहराई से की जा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस दुख की घड़ी में साथ रहने का और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहार के जश्न के बीच मातम की तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए, आपको फायरिंग की आवाज सुनाई देगी और उसके बाद किस तरह से लोगों में अफरा तफरी मची। कुछ की तस्वीर हमने देखा कि उस वक्त भी सामने आई जब पहलगाम में हमला हुआ था। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने इजराइल में भी देखी जहां म्यूजिक फेस्टिवल में अचानक आतंकियों ने हमला किया था और ये तस्वीर है जो लोग इस हमले में मारे गए। तस्वीरें धुंधली हैं लेकिन सवाल बहुत बड़ा है और सवाल बहुत साफ है कि आखिर आतंकवाद को लेकर दुनिया कितने धड़ों में बटी रहेगी। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच की तस्वीरें। अब जरा आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं जब फायरिंग की जा रही थी और पर्यटक जो है वो भाग रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैली। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जिस तरह से हमला किया गया है ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहार का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब हथियारों से लैस 2 आतंकियों ने पर्यटकों पर, यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और यहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे, जश्न चल रहा था। वैसे भी साल खत्म हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग इस वक्त दुनिया घूमने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन तभी बीच पर आए पर्यटकों के बीच भगदड़ मचती है और जैसे ही फायरिंग की खबर आती है, फायरिंग की आवाज सुनती है, लोगों को गोलियां लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक हमलावर भी शामिल है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है और उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है, जिसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। सिडनी अटैक में एक हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। नॉर्थ बॉन्डी बीच के सामने आए इन वीडियोज में गोलियों की तड़तड़ाहट, पर्यटकों की चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल, सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच पर बड़ी संख्या में मौजूद लोग अचानक से घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर फायरिंग हो रही होती है। भीड़ रेत पर दौड़ती हुई, चीख पुकार करती हुई, जान बचाकर इधर उधर भागती नजर आ रही है। वीडियो में तेज गोलियों की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें 2 आतंकी नजर आ रहे हैं जो काले लिबास में हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं। ये युवक सड़क पर खड़े होकर राइफल और मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन गन से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको हमने लाल घेरे में आपको दिखाया भी है। घटना के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। नवीद अकरम के घर पर छापा मारा गया, उसके घर की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं
और इनकी जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर इलाके में एक्सक्लूजन जोन लागू कर दिया गया है। सिडनी के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 16 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई लोगों का इलाज अभी मौके पर ही जारी है। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी यहूदी समुदाय से जुड़े एक वकालती संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। हनुक्का फेस्टिवल क्या है, यह भी जरा समझ लीजिए। यहूदी समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है हनुक्का फेस्टिवल। इसे बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है और ये पूरे 8 दिन तक मनाया जाता है। खुशी के मौके पर परिवार वाले मेनोराह जलाते हैं। मेनोराह जलाना पारिवारिक मिलन का एक प्रतीक माना जाता है। ये पुनर्समर्पण और चमत्कारी तेल की कहानी की स्मृति से भी जुड़ी हुई है। मेनोराह चमत्कार का प्रतीक भी माना जाता है। हनुक्का, जिसे चानुका भी लिखा जाता है, ये एक यहूदी त्योहार है जिसे प्रकाश के त्योहार के तौर पर जाना जाता है। ये हिब्रू कैलेंडर के किस्लेव महीने की 25 तारीख से शुरू होकर 8 दिनों तक मनाया जाता है। हिब्रू शब्द में हनुक्का का मतलब है समर्पण, जो इसे इस पर्व के मुख्य विषय को दर्शाता है। इसमें 164 ईसा पूर्व के सेल्यूसिड साम्राज्य द्वारा अपवित्र किए जाने के बाद यरूशलेम में दूसरे मंदिर का पुनर्समर्पण किया जाता है। हनुक्का की उत्पत्ति ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुई थी, जब यहूदी लोग राजा एंटिओकस चतुर्थ के दमनकारी शासन के अधीन थे, जो उन पर यूनानी संस्कृति और धर्म थोपना चाहता था। यहूदा मैकाबी के नेतृत्व में मैकाबी के नाम से जाने जाने वाले यहूदी लड़ाकों के एक छोटे समूह ने इस अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने यरूशलेम को पुनः प्राप्त किया और मंदिर को समर्पित किया, जो कब्जे के दौरान अपवित्र हो गया था। मंदिर के मेनोराह को जलाने का प्रयास करने पर उन्हें केवल एक ही कलश में अनुष्ठानिक तेल मिला, जो केवल एक दिन के लिए पर्याप्त था। हनुक्का त्योहार की पूरी कहानी ही तेल के एक चमत्कार पर आधारित है। जब मंदिर को वापस जीता गया तो वहां सिर्फ एक दिन का पवित्र तेल बचा था, लेकिन चमत्कार से वो 8 दिन तक जलता रहा। इसलिए हनुक्का में मोमबत्तियों या तेल के दिए 8 दिन तक जलाए जाते हैं। हनुक्का और क्रिसमस दोनों अक्सर दिसंबर में आते हैं, इसलिए कई लोग, खासकर पश्चिमी देशों में, इसे यहूदियों का क्रिसमस भी माना जाता है। कुछ लोग इसे दिवाली से भी जोड़ते हैं। हनुक्का एक सैन्य जीत और तेल के चमत्कार की याद में मनाया जाता है। यह अस्तित्व बचाने का संघर्ष। हनुक्का की तारीख यहूदी कैलेंडर के हिसाब से बदलती रहती है। यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यह त्योहार कभी नवंबर के अंत में तो कभी दिसंबर के अंत में आता है। यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से योम किप्पुर या रोश हशना ज्यादा बड़े दिन हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हनुक्का बहुत लोकप्रिय माना जाता है। इधर यूएन भी एक्टिव हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सिडनी के बॉन्डी बीच में हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि वो इस भयावह और जानलेवा हमले से स्तब्ध है। गुटेरेस ने कहा कि सिडनी में हनुक्का मनाने के लिए जुटे यहूदी परिवारों पर हुआ यह हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हनुक्का पहले दिन, जो शांति और रोशनी की जीत का पर्व है, उनका दिल दुनिया भर के यहूदी समुदाय के साथ है, क्योंकि पहले दिन जिस तरह से हमला हुआ वो शर्मनाक है। सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर जगह जगह अफरा-तफरी मची हुई है। दुनिया के सभी देश अलर्ट पर हैं, खास तौर पर वो देश जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है। सरकारों ने वहां सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर उन देशों में जहां पर यहूदी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक कंसर्न जिस पर सभी का दिमाग जाना चाहिए। अभी अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक और लोन की किस्त जारी की है। एक तरफ दुनिया सामूहिक तौर पर आतंकवाद के विरोध में खड़ी होती है, आतंकवाद से लोहा लेने की बात करती है, आतंकवाद को खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर दुनिया का दोहरा रवैया सवाल पैदा करता है। सवाल यह कि एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फंडिंग कहीं ना कहीं आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे यूरोप और रूस के बीच बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों में इस बात का डर गहराता जा रहा है कि रूस कहीं दूसरे नेटो कंट्री को निशाना न बना ले। हालात ऐसे हैं कि नेटो देश अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को 3 साल के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन यूरोप में बेचैनी कम नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्वी यूरोप के देश, खासतौर पर पोलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया इस आशंका में है कि यूक्रेन के बाद किसी और देश को रूस निशाना बना सकता है।
नेटो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है और दिसंबर 2025 में यह और तेज हो गया। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने हाल ही में चेतावनी दी कि रूस नेटो सदस्य देशों पर हमला कर सकता है और यूरोपीय देशों को रक्षा खर्च बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेटो को पुतिन से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्या इस शक्ति का नया समीकरण है या रूस की कोई रणनीतिक चाल है? इन दिनों ग्लोबल पावर का संतुलन बदल रहा है। परमाणु धमकी और सैन्य ताकत का खेल भी चल रहा है। सीमा पर तनाव और विवादित इलाकों को लेकर लगातार सवाल भी है। नेटो को डर की वजह है कि पुतिन अगर यूक्रेन में जीत जाते हैं तो अगला निशाना नेटो के पूर्वी सदस्य देश जैसे कि बाल्टिक देश हो सकते हैं या पोलैंड हो सकते हैं। रूटे ने कहा है कि पुतिन फिर से साम्राज्य बनाने में लग गए हैं। रूस ने 2025 में 2000 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। यानी रूस के पास अब ज्यादा सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो सीधे यूरोप तक पहुंच सकती हैं। रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोप की बेचैनी किसी से छिपी नहीं है। यूरोपीय नेता लगातार रूस से बढ़ते खतरे की बात कर रहे हैं और अब संकेत मिल रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि चुपचाप युद्ध की तैयारी में लग गया है। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा नीति की दिशा ही बदल दी है। जहां पहले कूटनीति और प्रतिबंधों पर जोर दिया गया था, अब सैन्य तैयारियां तेज होती दिख रही हैं। क्या हुआ है रूस और नेटो के बीच में, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाना होगा। नेटो महासचिव ने पुतिन के इरादों को लेकर नेटो को आगाह किया है। रूस का अगला लक्ष्य नेटो सदस्य देश हो सकते हैं, यह मार्क रूटे का कहना है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध वाली सोच अपनानी होगी। नेटो महासचिव ने रक्षा खर्च बढ़ाने की जरूरत बताई है। रूस के साथ संघर्ष वैसा ही होगा जैसा हमारे दादा परदादा ने झेला था। बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, ये नेटो महासचिव वार्निंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि नेटो को पुतिन का डर इस कदर सता रहा है कि अब रूटे ने अपने बयान में यह तक कह दिया है कि रूस के साथ संघर्ष वैसा ही होगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और पहले विश्व युद्ध के दौरान हमने झेला था। रूटे ने कहा कि रूस पहले ही हमारे खिलाफ अपने गुप्त अभियान बढ़ा रहा है। हमें उस पैमाने के युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसे में यूरोप के कई देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से लागू किया जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड और बाल्टिक देशों में युवाओं को सेना के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में गोला बारूद का भंडारण बढ़ा दिया गया है। क्रोएशिया और स्वीडन में सैन्य सेवा पर जोर दिया जा रहा है। नेटो रूसी सीमा पर हजारों सैनिकों की तैनाती की योजना बना रहा है। नेटो के लगभग 8 लाख सैनिक इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इमारतों में बंकर तैयार है। अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की तैयारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, कई शहरों में इमारतों के नीचे बंकर भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में नागरिकों को उन बंकर में रखा जा सके। नेटो पूरी तरह सतर्क है। रूस की सीमा सटे इलाकों में हजारों नेटो सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार हो चुका है। आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरे सैन्य अभ्यास लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। यही वजह है कि नेटो देशों ने अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। रूस की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि वो नेटो के बढ़ते दखल का जवाब दे रहा है, लेकिन यूरोप इसे सीधा खतरा मान रहा है। कई देशों ने अपने डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ नेटो शक्ति। कूटनीतिक कोशिश जारी है, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि यह तनाव फिलहाल तो खत्म होता नहीं दिख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस की आक्रामकता को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। रूस से यूरोप को बढ़ते खतरे को देखते हुए मैक्रों ने अपने देश में 18 से 19 साल के युवाओं के लिए स्वैच्छिक सैन्य सेवा योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये जो फ्रांस की अग्निवीर योजना है, इसका विरोध भी शुरू हो गया है और युवाओं ने कहा है कि जानबूझकर हम पर यह फैसला थोपा जा रहा है। लेकिन जबकि फ्रांस ये कह रहा है कि एक वॉलेंट्री सर्विस है, वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस वीएमएस, 18 से 19 साल के युवाओं के लिए एक स्वैच्छिक सैन्य सेवा फ्रांस लेकर आया है। हर साल 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। 10 महीने तक स्वेच्छा से सेना में शामिल होकर देश सेवा कर सकेंगे। 2035 तक हर साल 50,000 युवाओं तक इससे विस्तार देने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है युवाओं को सैन्य अनुशासन, व्यावसायिक कौशल सिखाना। और फ्रांस की वॉलंटरी मिलिट्री अगले साल से 2026 से शुरू भी कर दी जाएगी, जिसमें
युवाओं को भर्ती करने की और युवाओं को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फ्रांस को इस योजना की शुरुआत करने की जरूरत के पीछे रूस से यूरोप के लिए बढ़ते खतरे को माना जा रहा है। इसे देखते हुए यह स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू की जा रही है। इस योजना को 2035 तक हर साल 50,000 युवाओं तक विस्तार देने का लक्ष्य है। फ्रेंच आल्प्स के वसेज सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने कहा कि एक नई राष्ट्रीय सैन्य सेवा धीरे धीरे शुरू हो रही है। यह अगली गर्मी से शुरू हो जाएगी। इसके तहत पहले साल में 3,000 जो न्यू रिक्रूटर्स रहेंगे, जो नए स्वैच्छिक सैन्य कर्मी आएंगे, उनके साथ ही कार्यक्रम चलेगा। फिर 2030 तक हर साल 10,000 और फिर 2035 तक हर साल 50,000 युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। बता दें आपको, फ्रांस में पहले अनिवार्य सैन्य सेवा थी, लेकिन 1996 में इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और अब इस साल की शुरुआत में मैक्रो ने युवाओं को स्वेच्छा से सैन्य प्रशिक्षण देने के विकल्प की इच्छा जताई थी। राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि रूस को कमजोरी का कोई संकेत नहीं देना चाहिए। जिस दिन आपने रूस को कमजोरी दिखाई, वो और आगे बढ़ जाएगा। मैक्रो ने अगले 2 साल में सैन्य खर्च में अतिरिक्त 6.5 अरब यूरो की वृद्धि की घोषणा की है। उनका लक्ष्य है 2027 तक सालाना बजट को 64 अरब यूरो करना, जो 2017 के मुकाबले सीधे डबल होगा। साथ ही 2030 तक रिजर्व सैनिकों की संख्या 1 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई स्वैच्छिक सैन्य सेवा से फ्रांस यूरोप में रूस के सामने एक मजबूत सैन्य तैयारी वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ने लग गया है। तो यूरोप की एक खामोशी लेकिन बड़ी तैयारी अब खुले संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में पावर बैलेंस बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पुतिन इस दबाव को चुनौती मानेंगे या रणनीति मानेंगे। लेकिन टेंशन फिलहाल दोनों देशों में बढ़ी हुई है। नेटो और रूस में भी तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की, जो एप्स्टीन फाइल की वजह से इन दिनों चरमराई हुई है। जेफरी एप्स्टीन नाम का जिन, या फिर यूं कहें जेफरी एप्स्टीन नाम का तूफान एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में लौट आया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने एप्स्टीन की संपत्ति से मिली 19 तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीर सामने है। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जो तस्वीर सामने आई है जेफरी एप्स्टीन की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी यंग नजर आ रहे हैं और ये नीले शर्ट में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वही है जेफरी एप्स्टीन। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान माने जा रहे हैं और उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सामने आने के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की राजनीति, सत्ता, बिजनेस और सिस्टम को बार बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। अब हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों द्वारा सार्वजनिक की गई 19 तस्वीरों के बाद इस विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया है। कमेटी के मुताबिक ये तस्वीरें एप्स्टीन की संपत्ति से बरामद हुई थी। इनमें से कुछ तस्वीरों में तत्कालीन कारोबारी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरसाइट कमेटी के मुताबिक ये तस्वीर उन करीब 95,000 फोटोग्राफ का हिस्सा है जो एप्स्टीन एस्टेट से उपलब्ध करवाए गए हैं। ट्रंप से जब इन नई तस्वीरों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं देखा, लेकिन इस शख्स को सब जानते थे। उसके पास सबके साथ तस्वीरें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक नई रिपोर्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया का बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट में जारी की गई तस्वीरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कमेटी में डेमोक्रेटिक सदस्यों के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि सामने आई सामग्री ये साफ तौर पर दिखाती है कि कई अमीर और ताकतवर लोग किसी न किसी समय एप्स्टीन के संपर्क में रहे। रॉबर्ट गार्सिया ने दो टूक कहा है कि अब तक अमेरिकी जनता को इस मामले की पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, तब तक अब इस जांच को नहीं रोका जाएगा जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कई महिलाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महिलाओं के चेहरे ढक दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर में ट्रंप एक महिला के साथ नजर आते हैं जिसका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये तस्वीर देखिए जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से बहस तेज हो गई है कि एप्स्टीन के नेटवर्क में किन किन प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही और क्या अब ये जांच डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को लेकर डूबने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे एप्स्टीन को सामाजिक तौर पर जानते थे,
लेकिन उनके रिश्ते करीब 2004 में खत्म हो गए थे, यानी एप्स्टीन की गिरफ्तारी से काफी पहले। ट्रंप लगातार किसी भी तरह की गलत भूमिका से इनकार करते आए हैं। व्हाइट हाउस ने इन तस्वीरों को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। कमेटी ने यह भी साफ किया है कि अभी तस्वीरों का एक छोटा हिस्सा सामने लाया गया है। आने वाले दिनों में दस्तावेज और तस्वीरें आगे भी सार्वजनिक की जा सकती हैं। बता दें कि अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया था। इन फाइलों में कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आने की आशंका है। अमेरिका में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन का मामला इसके बाद तूल पकड़ चुका है। सीक्रेट दस्तावेज जिन पर वर्षों से पर्दा पड़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे करके सामने आने लग गए हैं। हालांकि अमेरिका में काफी समय से इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग उठ रही थी, लेकिन विरोध भी उतना ही हो रहा था। अमेरिकी राजनीति में इस मुद्दे पर बड़ा टकराव देखने को मिलता है, लेकिन आखिरकार अमेरिकी सांसद ने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने वाला विधेयक पास कर ही दिया है। अब आपको बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी क्यों कांपने लग जाते हैं। कौन है ये जेफरी एप्स्टीन, या कहें ये था, क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है और जेल में इसकी मौत हुई थी, वो भी संदिग्ध तरीके से, और आज तक पता नहीं चल पाया कि जेफरी एप्स्टीन की मौत कैसे हुई। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में हुआ था। बियर स्ट्रीम से उसे शुरुआत की 1981 में, अपनी एक फाइनेंस कंपनी बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट, हाई प्रोफाइल नेटवर्क बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक माना जाता है। साल 2000 के दशक से नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर गंभीर आरोप लगे। साल 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया, 13 महीने जेल में रहा, फिर प्रोबेशन मिला। साल 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के लिए, लेकिन अंत बहुत विवादित रहा। अगस्त 2019 में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत हो गई और जेफरी एप्स्टीन की फाइल इसी के साथ दबा दी गई। लेकिन अमेरिका की राजनीति में बार बार जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज करने की मांग होती रही। जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज करने की मांग अमेरिकी संसद में बार बार उठाए जाने लगा। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बढ़ा और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मंजूरी देनी पड़ी कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने के विरोध में खड़े रहे थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन पर दबाव बनाया और आखिरकार इसे कानून का रूप मिला कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज किया जाए। कई सालों से लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे और इन लोगों के क्या राज हैं एप्स्टीन के पास। इन फाइलों में दर्ज नाम दुनिया की राजनीति, व्यापार, मनोरंजन जगत से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। अब सबकी नजरें फाइल्स के सार्वजनिक होने पर टिक गई हैं, जिसकी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन एक पावरफुल फाइनेंसर था जिसे नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोपों के बाद सुर्खियां बटोरी, और कुछ दशकों पहले उनके सामाजिक घेरे में एक नाम अक्सर दिखाई देता था, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता कैसा था और आखिर टूटा क्यों, और अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक बात तो यह है कि जेफरी एप्स्टीन जो थे वो हाई सोसाइटी के बहुत जाने माने चेहरे थे, या यूं कहें ये उस समय की फोटो है, अभी की फोटो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ कुछ इस तरह से नजर आते थे और दोनों हाई सोसाइटी में बहुत फेमस चेहरा थे। ट्रंप बिजनेस की दुनिया में मशहूर थे और एप्स्टीन अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर थे। दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क की एक एलीट पार्टी में हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों पाम बीच में भी प्रॉपर्टी रखते थे। दोनों एक दूसरे की पार्टियों में लगातार शामिल होते थे। ट्रंप का मार ए लोगो क्लब अमीरों के लिए हैंगआउट स्पॉट था। कई पार्टियों में दोनों साथ साथ देखे गए थे। कई फैशन और सोशल इवेंट्स में भी दोनों साथ देखे जाते थे। एप्स्टीन के जेट से यात्रा करते थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने 7 बार प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच हुआ करती थी। साल 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन में झगड़ा हो गया। ट्रंप ने कहा था कि वो अब एप्स्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते हैं। साल था 2002 और न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही जिसने आज अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि
जेफरी एप्स्टीन को 15 सालों से जानता हूं और जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन में 15 सालों की दोस्ती थी। तब वो कहते थे साल 2002 में कि जेफरी एप्स्टीन एक शानदार व्यक्ति है, उसके साथ रहना मजेदार होता है, उसे सुंदर महिलाएं पसंद हैं और उनमें से कई महिलाओं की उम्र कम होती है। यानी सत्ता, पैसा और सोशल सर्कल के इस ट्रायंगल में एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती कोई छिपी कहानी नहीं थी, बल्कि दोनों खुलेआम एक दूसरे की तारीफ किया करते थे। एक पुराने वीडियो और तस्वीरों में साफ नजर आता है कि दोनों की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी क्लब और एक्सक्लूसिव गैदरिंग्स तक फैली हुई थी। लेकिन कहानी यहां से पलटती है। एप्स्टीन पर लगे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों के बाद ट्रंप ने धीरे धीरे एप्स्टीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन का फैन नहीं हूं, हमारी नहीं बनती है। हमने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया था। साल 2004 में, एक ऐसा साल जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच के दो चमकते अरबपतियों की दोस्ती को पलट कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों क्लब में साथ, पार्टियों में साथ, पर प्रॉपर्टी की जंग ने इस रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। कभी न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सोशल सर्कल में ये दोनों एक टीम की तरह नजर आते थे। ट्रंप के मार ए लोगो क्लब में एप्स्टीन की एंट्री भी आम बात थी। पाम बीच के प्राइवेट इवेंट्स में दोनों घंटों साथ बैठकर प्लानिंग करते थे। बिजनेस, पार्टी, नेटवर्किंग सब कुछ साझा किया करते थे। लेकिन 2004 ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी और बड़ा कारण बना एक प्रॉपर्टी जो बाद में इन दोनों की दुश्मनी की जड़ बन गई। पाम बीच में एक आलिशान मेंशन नीलामी में उतरा। ट्रंप ने बोली लगाई, एप्स्टीन ने भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आखिरी बाजी ट्रंप मार ले गए। बताया जाता है कि यहीं से दोनों की वफादारी का जो आखिरी धागा था वो भी टूट गया। ट्रंप ने वो मेंशन खरीद कर करोड़ों के मुनाफे में बेच दिया। इसके बाद एप्स्टीन नाराज हो गए। बिजनेस के इस टकराव ने सोशल लाइफ की नजदीकियों को भी खत्म कर दिया। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस साल के बाद ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बना ली। पारिवारिक कार्यक्रमों से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टियों तक दोनों की राहें अब अलग हो चुकी थी। कभी फन टू बी विद कहने वाले ट्रंप बाद में एप्स्टीन से पब्लिकली किनारा करने लग गया। साल 2004 का ये प्रॉपर्टी वॉर सिर्फ एक मेंशन की कहानी नहीं थी, ये उस रिश्ते का अंत था जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच की हाई सोसाइटी को सालों तक आकार दिया था। एप्स्टीन फाइल्स अब क्या है? तो जैसे वो ट्रंप के साथ एप्स्टीन दोस्ती निभा रहे थे, वैसे कई उद्योगपतियों के साथ, कई पॉलिटिशियंस के साथ रिश्ते निभा रहे थे और उन सब की तस्वीरें और सीक्रेट्स और गर्ल ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा सबको बनाया हुआ था। अब इसमें क्या राज छिपे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो नाम है इन्हीं भाई साहब का, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है। पहले तो डरते रहे कि साइन नहीं करूंगा और अब साइन कर दिया तो तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरों को पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। इसके अलावा बिल क्लिंटन का नाम भी है, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। लैरी समर्स का नाम है, जो कि पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा पूर्व प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग चार्ल्स तृतीय के भाई। हालांकि इनको भी, प्रिंस एंड्रयू को भी राजघराने से इसी एप्स्टीन फाइल विवाद की वजह से राजघराने से बाहर निकाल दिया गया, धक्के मारकर। पत्रकार और लेखक में आ जाइए। माइकल वोल्फ, पत्रकार, स्तंभकार और लेखक। पेगी सीगल, प्रचारक। नोम चॉम्स्की, भाषाविद और प्रोफेसर। ये सब एप्स्टीन के नेटवर्क में थे। कानून और वित्त से जुड़ी हस्तियां। एलन डर्शोविट्ज, जो कि एक पेशे से वकील हैं। ग्लेन डबिन, हेज फंड मैनेजर हैं। इवा एंडरसन डबिन, पूर्व मिस स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी। लेस वेक्सनर, एल ब्रांड की संस्थापक। एबिगेल वेक्सनर, लेस वेक्सनर की पत्नी। कैथरीन रूमलर, जो कि पूर्व व्हाइट हाउस वकील रह चुकी हैं। व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां देख लीजिए। हां, पहला नाम यहां पर यह चौंकाता है, इलॉन मस्क का नाम इसमें सामने आता है। इसके अलावा पीटर थियल का नाम सामने आता है। टॉम फ्रिट्जकर का नाम सामने आता है। फिर जीन ल्यूक ब्रूनेल का नाम सामने आता है। इसके अलावा फ्रेडरिक फेकाई का नाम सामने आता है, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं।
एलेक्जेंडर फेकाई का नाम भी, जो कि फ्रेडरिक फेकाई के बेटे हैं। मनोरंजन और मीडिया जगत से जुड़ी हस्तियां भी देख लीजिए। माइकल जैक्सन, पॉप स्टार जो इनके साथ रहे, मिक जैगर, रोलिंग स्टोन्स के लीड सिंगर, कोर्टनी लव गायिका, नाओमी कैम्बेल मॉडल, क्रिस टकर अभिनेता और हास्य अभिनेता, मार्ला मैपल्स ट्रंप की पूर्व पत्नी, टिफनी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला मैपल्स की बेटी। एप्स्टीन के सहयोगी और कर्मचारी में करीब 19 नाम हैं। यही वजह है कि 2025 में जब दोबारा एप्स्टीन की फाइलों को खोलने की बात हुई तो सारे के सारे घबराने लग गए। ये तो वो नाम है जो पब्लिक डोमेन में है। ऐसे कई नाम हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और वो उन 95,000 दस्तावेजें और फोटोग्राफ्स में शामिल हैं जो एप्स्टीन फाइल के नाम से जाने जाते हैं। ट्रंप का एक पुराना इंटरव्यू आज सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून साइन किया जिससे दुनिया भर की राजनीति, बिजनेस और पावर सर्कल में हलचल मचा दी। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट अब वो फाइलें खुल रही हैं जिनसे सालों दबे पड़े राज एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप सरकार का दावा है कि सच्चाई अब आगे आएगी, पारदर्शिता ही न्याय है। लेकिन इस फैसले से डर कई बड़े चेहरों पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एप्स्टीन की डायरी और नेटवर्क में शामिल लोग धड़ाधड़ बेनकाब हो सकते हैं। 2025 में इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पर डालते हैं नजर। अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, एप्स्टीन एस्टेट से नए ईमेल और दस्तावेज तलब किए गए हैं। 20 से ज्यादा बैंकों के खातों की जांच तेज कर दी गई है। ट्रंप का सख्त आदेश है, एजी पाम बॉन्डी को जांच का निर्देश। क्लिंटन समेत अन्य वीआईपी कनेक्शन की भी पड़ताल की जाएगी। डेमोक्रेटिक कमेटी की तीसरी फाइल लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए। एलन मस्क का नाम सामने आया, पीटर थियल का नाम सामने आया, स्टीव बैनन का नाम सामने आया। और पीड़िताओं की बड़ी घोषणा, क्लाइंट लिस्ट खुद बनाएंगे सर्वायर। एप्स्टीन के सहयोगियों के नाम सार्वजनिक होंगे। अमेरिका में खलबली मची हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कई तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इनमें 19 नई तस्वीरें सामने आई हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में वो सच सामने आ सकता है जिससे अब तक सालों से छिपाया जाते रहा है। एप्स्टीन की फाइलें क्या सिर्फ एक केस खोलेगी या कई ताकतवर लोगों के साम्राज्य को हिला सकती हैं? जवाब हां में है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन इस बिल का अभी तक कड़ा विरोध कर रहा था। यहां तक कि रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बॉयबर्ट को व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बुलाया गया। उन्हें मनाने की कोशिश हुई, लेकिन बॉयबर्ट अपनी मांग से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। करीब करीब पूरे हफ्ते रिपब्लिकन कैंप दो हिस्सों में बटा रहा। एक तरफ व्हाइट हाउस का दबाव, दूसरी तरफ बॉयट और उनकी टीम का दबाव, और आखिरकार बॉयट की जीत हुई और अब दस्तावेज से धीरे धीरे नाम, तस्वीरें और चीजें सामने आने लगी हैं। अब बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी सामने आएंगी और जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे। इसके बाद कई बड़े दिग्गज नामों पर गाज गिर सकती है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, पर्थ शहर किस देश में है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं प्रणीति गणेश मंगले। प्रणीति, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी आपको इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।